अजय के अब विवाह की उम्र हो गई थी और उसका विवाह खोजा जा रहा था। अजय कुल 3 भाई बहन थे। अजय के बाद बहन प्रतिमा थी और उसके बाद छोटा भाई विजय। प्रतिमा की शादी हो चुकी थी और अब अजय की शादी करनी थी। माँ पापा काफ़ी समृद्ध थे, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अजय के लिए किरण का रिश्ता आया था। किरण देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और सबको बहुत पसंद आ रही थी। बात आगे बढ़ गई और शादी लगभग फाइनल हो गई। उसके बाद अजय के माँ पापा ने किरण के माँ पापा से काफ़ी बड़े दहेज की फरमाइश की। किरण के मम्मी पापा इतना ज़्यादा दहेज देने के काबिल नहीं थे क्योंकि किरण के घर की आर्थिक स्थिति अजय के घर जितनी नहीं थी। इस पर अजय के मम्मी पापा ने किरण और अजय की शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन अजय को किरण बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुकी थी और उसे यह ठीक भी नहीं लग रहा था कि एक बार शादी तय हो गई और उसके बाद दहेज के लिए शादी से मना कर देना। इसलिए अजय अपनी बात पर अड़ गया कि वह किरण से ही शादी करेगा और यह शादी किसी भी कीमत पर होकर रहेगी। मजबूर होकर अजय के मम्मी पापा को किरण और अजय की शादी करनी पड़ी और किरण विदा होकर अजय के घर में आ गई। किरण को अपनी हैसियत के हिसाब से किरण के माँ पापा ने अच्छा खासा दहेज दिया था, लेकिन अजय के माँ बाप की नज़रों में यह सब कुछ भी नहीं था। इसलिए अजय के माँ बाप किरण के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और इसमें उनका पूरा साथ अजय की शादीशुदा बहन प्रतिमा और छोटा भाई विजय देते थे। किरण को बात बात पर बेइज्जत किया जाता था और बात बात पर ससुराल वाले और ख़ास करके सासू माँ उसे ताना मारा करते थे कि उसने अजय को फंसा लिया और भिखारी घर से इस महल में आ गई। अगर उसके माँ बाप की औकात नहीं थी तो अजय के घर रिश्ता भेजा ही क्यों। और किरण कुछ भी नहीं बोल पाती थी क्योंकि सब मिलकर एक हो जाते थे। अजय को भी बहुत खराब लगता था, लेकिन वह कोई विवाद नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रह जाता था और सोचता था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। 6 महीने के बाद अजय के भाई विजय की भी शादी हो गई और छोटी बहू घर आ गई। छोटी बहू काफ़ी अमीर घर से थी और बहुत सारा दहेज लेकर आई थी, इसलिए वह आते ही सास ससुर देवर ननद सबको बहुत प्यारी हो गई और सासू माँ हर वक्त उसे अपने सिर पर बिठाकर रखती थी। उनकी नज़रों में उनकी छोटी बहू ही सब कुछ थी। बड़ी बहू का तो आज तक उन्होंने बस अपमान ही किया था और अब छोटी बहू के आने के बाद से किरण की ज़िंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। अब तक तो सब मिलकर किरण को बेइज्जत करते थे और अब उसमें देवरानी भी शामिल हो गई थी। किरण ने सब कुछ बर्दाश्त किया था, कभी कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब अजय और किरण को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि छोटा भाई और उसकी पत्नी उनके साथ बदतमीजी से पेश आ रहे थे। अब किरण हर बात पर तुरंत पलटकर जवाब देने लगी तो सासू माँ और बाकी घर वालों को यह सब बात हजम नहीं हुई और किरण का जीना और भी मुश्किल उन लोगों ने कर दिया। इस तरह से करीब 1 साल का वक्त बीत गया, लेकिन हालात जस के तस ही बने हुए थे। इस बीच अजय के पिताजी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद घर का माहौल और ज़्यादा खराब हो गया क्योंकि उनके रहते घर में बवाल तो होता था, लेकिन घर की इज्जत की बात होती थी और वह थोड़े कड़क मिजाज के थे तो थोड़ा बहुत सब कुछ हिसाब से होता था। लेकिन अब उनके जाने के बाद से अजय की माँ को और भी ज़्यादा मनमानी करने की आज़ादी मिल चुकी थी क्योंकि सारा कुछ उनके नाम पर था और वह सारी संपत्ति की इकलौती मालकिन बन गई थी। अब तो किरण और अजय का उस घर में रहना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि किरण तो किसी को पहले से ही पसंद नहीं थी और अजय हर वक्त अपनी पत्नी का साथ देता था, तो वह भी घर वालों की नज़रों में पराया हो गया था। हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, एक साथ रहना मुश्किल था। इसलिए अजय और किरण ने तय किया कि वह अब अलग रहेंगे क्योंकि किरण गर्भवती थी और छोटी बहू भी गर्भवती थी। लेकिन छोटी बहू को पूरा आराम दिया जा रहा था और उसके खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा था, लेकिन किरण के साथ ऐसा कुछ नहीं था। उसे सारे घर के काम अकेले करने पड़ते थे और उसके खाने पीने का भी कोई इंतज़ाम नहीं होता था। इसलिए अजय और किरण अलग हो गए। अजय की माँ ने साफ साफ बोल दिया कि तुम दोनों अपनी मर्जी से अलग हो रहे हो, मैं तुम्हें अपनी जायदाद में से 1 फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। अजय और किरण ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने सोचा माँ को बोलने दो, मनमानी करने दो, कुछ सालों के बाद तो हालात अपने आप ठीक ही हो जाएंगे, फिर यह सब पैसा संपत्ति का मामला देखा जाएगा। अभी तो कुछ साल शांति से जीना जरूरी है। और किरण और अजय ने
थोड़ी राहत की सांस ली। और उधर विजय, उसकी पत्नी, साथ में सास और ननंद प्रतिमा सब बहुत खुश थे। किरण उस घर से निकल गई और अब हम उसे अपनी संपत्ति से भी निकाल कर फेंक देंगे, इतना कुछ अजय की माँ ने सोच लिया था। उनका सोचना था सारा कुछ छोटी बहू और अपनी बेटी को ही देंगी, लेकिन बड़े बेटे बहू को कुछ भी नहीं देंगी, क्योंकि छोटी बहू तो उनकी लाडली थी। आखिर वह ज़्यादा दहेज लेकर आई थी। समय के साथ किरण और छोटी बहू दोनों ने बेटे को जन्म दिया। विजय का बेटा होने पर सासू माँ ने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई, लेकिन साथ ही बड़े बेटे के घर में भी बेटा हुआ है। इस बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। छोटी बहू और उसके बच्चे पर सासू माँ जान छिड़कती थी और बेटी प्रतिमा और उनके बेटे पर भी सासू माँ की जान बसती थी, क्योंकि वह सब उनके अपने थे। लेकिन अजय, किरण और उनके बेटे से सासू माँ को कुछ भी लेना देना नहीं था। जबकि अजय भी उनका अपना बेटा था, लेकिन वह अपनी पत्नी किरण का साथ देता था और किरण सासू माँ को फूटी आँख नहीं सुहाती थी। इसलिए अब अजय से भी उन्होंने एक दूरी बना ली थी। और क्योंकि किरण उन्हें पहले से ही पसंद नहीं थी, तो किरण का बेटा उन्हें कैसे पसंद हो सकता था। उनके लिए तो सब कुछ उनकी बेटी का बेटा, यानी कि उनका नाती और छोटी बहू का बेटा ही था। अजय पास में ही घर लेकर रहता था और कभी कभी अपनी माँ के घर भी जाता था अपने बेटे को लेकर, लेकिन सासू माँ उस पोते से कोई लेना देना नहीं रखती थी और वह उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। अजय यह सब कुछ देखता था, पर वह क्या कर सकता था। उसकी माँ ने शुरू से ही उन्हें कभी अपनाया नहीं था। ऐसे ही वक्त बीत रहा था और बच्चे बड़े हो रहे थे। ननंद प्रतिमा के बेटे ने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली थी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका दाखिला होना था। पूरी पढ़ाई का खर्च करीब 20 लाख रुपए आ रहा था। प्रतिमा की माँ यानी कि किरण की सासू माँ ने बोला, अरे मेरा नाती है, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, इसकी पढ़ाई के सारे पैसे मैं दूंगी। और उन्होंने पूरे 20 लाख रुपए अपनी नाती की पढ़ाई के लिए दे दिए, क्योंकि उनके पास रुपए पैसे, धन संपत्ति बहुत ज़्यादा थी। उनके पति ने बहुत पैसे कमाए थे, जो सब अब उनके नाम पर था। प्रतिमा बहुत खुश हुई कि उसकी माँ उसके लिए इतना करती हैं। उसके 2 सालों के बाद अजय और विजय के बेटे भी 12वीं की पढ़ाई कर रहे थे और साथ ही साथ इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर रहे थे। अजय अपना घर परिवार अच्छे से चलाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा दौलत वह नहीं कमा पाता था। अजय के बेटे का भी शुरू से इंजीनियर बनने की इच्छा थी और दोनों बच्चों ने इंजीनियरिंग की परीक्षा दी। दोनों बच्चों का ही प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम आ गया और अब 2 साल के बाद करीब 25 लाख रुपए लग रहे थे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करने में। सासू माँ ने विजय के बेटे के लिए तो तुरंत ही 25 लाख रुपए निकाल कर दे दिए और बोला, अरे मेरा पोता इंजीनियर बनेगा, मैं कोई कमी थोड़ी ना होने दूंगी, जाओ तुरंत इसका एडमिशन करवाओ। अजय के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वह भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ माँ के पास आया था, इस उम्मीद में कि पापा की धन संपत्ति पर आखिर उसका और उसके परिवार का भी तो हक बनता है। और जब माँ अपने नाती के लिए पैसे दे सकती हैं, अपने एक पोते के लिए पैसे दे सकती हैं, तो यह भी तो माँ का ही पोता है, इसकी पढ़ाई के लिए भी माँ जरूर पैसे देंगी, इसका भी तो हक बनता है। अजय, किरण और उसके बेटे को जब सास ने वहाँ पर देखा और जब किरण ने बोला कि उसके बेटे का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया है, लेकिन 25 लाख रुपए उनके पास नहीं है और वह उनकी थोड़ी मदद कर दे, तो सासू माँ ने साफ साफ बोल दिया, मेरे से कोई उम्मीद मत लगाना, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं देने वाली। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं अपनी संपत्ति में से तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, क्योंकि तुम लोग अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए थे। पर अजय ने बोला, लेकिन माँ, आपने तो प्रतिमा के बेटे के लिए भी पैसे दिए और विजय के बेटे के लिए भी, तो मेरा बेटा भी तो आपका पोता लगता है। माँ ने साफ बोल दिया, विजय की पत्नी बहुत सारा दहेज लेकर आई थी और मेरे साथ इसी घर में रहती है, तो मैं उसके लिए तो करूँगी ही। और रही प्रतिमा की बात, तो वह मेरी बेटी है और मैंने अपनी नाती के एडमिशन के लिए पैसे दिए हैं, तो बोलना अपने बेटे को कि अपने भिखारी नानी से पैसे लेकर दिखाए। मैंने तो अपने नानी होने का फ़र्ज़ निभा दिया, अपने नाती की पढ़ाई करवा दी, इसकी भी नानी अगर दे सकती हैं तो दे दे अपनी नाती के पढ़ाई के पैसे। और पता नहीं क्या क्या गलत बातें किरण और उसके परिवार के लिए बोलने लगी। सीधी सी बात थी, अजय की माँ किरण और उसके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी।
और वह किसी भी कीमत पर उन्हें कुछ भी नहीं देती। अजय का बेटा बुरी तरह से टूट गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि दादी माँ शायद उसकी मदद कर देंगी और उसका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इसी बीच विजय और प्रतिमा के बेटे ने मजाक मजाक में बोल दिया, अब कर ले इंजीनियरिंग, तेरे औकात में ही नहीं है। अब हम दोनों तेरे सामने इंजीनियर बनकर गाड़ी में घूमेंगे। कोई बात नहीं, तुझे अपने ऑफिस में चपरासी की जॉब दे देंगे। और दोनों बच्चे पता नहीं क्या क्या बातें बोलकर अजय के बेटे का मजाक उड़ाने लगे। आखिर वह भी एक बच्चा ही था, 17 साल उम्र थी उसकी, अभी उतनी समझ नहीं आई थी। और वह इन सब मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाया और दौड़ता हुआ अपनी दादी के छत पर चला गया और वहां से नीचे कूद गया। यह सब कुछ इतना एकाएक हुआ कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया और अजय के बेटे की जान चली गई। 17 साल का जवान बेटा आंखों के सामने इस तरह से चला गया। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ एकाएक क्या हो गया। किरण ने जब यह देखा तो वह पागल हो गई और उसने अजय से बोला, तुम्हारे घर आकर मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। ठीक है, तुमने जीवन भर मेरा साथ दिया, लेकिन तुम्हारे सामने मेरे बेटे का इतना अपमान हो रहा था। वह अपने हक के पैसे मांग रहा था और उसकी दादी उसके साथ बदतमीजी कर रही थी। साथ में तुम्हारे भाई बहन और उनके बच्चे भी मेरे बेटे का मजाक उड़ा रहे थे। तुमने पलटकर उनका मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया, बल्कि तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे ने अपना दम तोड़ दिया। कैसे बाप हो तुम, कहकर किरण भी बदहवास सी दौड़ती हुई छत पर चली गई और वहां से नीचे कूद गई। अजय को समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। किरण की भी मृत्यु हो चुकी थी। अजय के बेटे और पत्नी जमीन पर गिरे हुए थे। एकाएक इतना कुछ हो गया, सब लोग हैरान हो गए। पूरे गांव में हल्ला मच गया और अजय तो मानो पागल हो गया और वहीं बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर के बाद उसे होश आया, लेकिन वह अपनी सुध-बुध खो बैठा था। घंटे भर में उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था और वह कुछ भी नहीं कर पाया। पूरी तरह से अवसाद से घिर गया था अजय। खैर, किरण और उसके बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया गया और अजय अभी अपनी माँ के घर पर ही था। अवसाद पूरी तरह से उसके ऊपर हावी था। उसकी सोचने समझने की शक्ति जा चुकी थी और अंदर सिर्फ एक चिढ़ थी अपनी माँ और पूरे परिवार वालों के लिए कि उन सब ने मिलकर उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी। दिमाग सुन पड़ चुका था अजय का और वह चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था कि एकाएक उसके कान में अपनी माँ, बहन, भाई और उसके पत्नी की आवाज़ आई। अजय की माँ बोल रही थी, अच्छा हुआ किरण मर गई और साथ में उसका बेटा भी। मैं तो बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी उससे और उसकी कोख से जने उसके बेटे से मैं कैसे प्यार कर सकती थी। उन दोनों माँ बेटे से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत थी। मेरे बड़े बेटे को छीना था उसने मुझसे। अच्छा हुआ कमीनी मर गई, साथ में उसका बेटा भी मर गया। कम से कम अब मेरा अजय वापस मेरे पास तो आ गया। अजय को अपनी माँ के ज़बान से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। तभी प्रतिमा ने बोला, हाँ माँ, और क्या। जब से वह किरण अजय भैया की ज़िंदगी में आई थी, हमारा भाई हमसे छिन गया था। अच्छा हुआ वह दोनों इस दुनिया से चले गए। विजय ने बोला, हाँ, अब कम से कम मेरा बड़ा भाई हमारे साथ तो रहेगा और उन दोनों को हमें देखना भी नहीं पड़ेगा और फिर से हमारा परिवार एक हो जाएगा। अजय को यह सब कुछ सुनकर अंदर से अजीब सी घुटन हो रही थी। एक तो वह पहले से ही डिप्रेस था, ऊपर से ऐसी बातें उसे अंदर से पागल कर रही थी। तभी माँ ने बोला, और क्या, मर्दों की कोई उम्र होती है क्या शादी की। कौन सा मेरे अजय की बहुत उम्र हो गई है, 40 साल का ही तो है। मैं उसकी दूसरी शादी करवाऊंगी। आजकल तो इसी उम्र में लड़कों की शादियां होती हैं और बहुत ही अमीर घर से लड़की लेकर आऊंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम सब एक साथ रहेंगे। हाँ माँ, अच्छा हुआ रास्ते का कांटा तो हटा। प्रतिमा ने यह बात बोली और हंसने लगी। विजय की बीवी ने बोला, एक तो हमारे बराबरी के घर की नहीं थी, ऊपर से ससुराल में हमारी बराबरी करना चाहती थी। सही जगह पर पहुंच गई है। अब हम अपने भाई साहब को भी अपने बराबर की लड़की से शादी करवाएंगे और अच्छे से हमारा परिवार एक साथ रहेगा। यह सब कुछ सुनते सुनते धीरे धीरे अजय पर पागलपन पूरी तरह से सवार हो चुका था और फिर उसने कुछ नहीं सोचा और सीधा दौड़ता हुआ अपने पिता के कमरे में गया। अजय को पता था उसके पिता के पास लाइसेंस्ड रिवॉल्वर है जो कि लोडेड रहती थी।
अजय ने सीधा पिता की अलमारी से रिवॉल्वर निकाल ली और उस कमरे में गया जहाँ सब बैठकर बातें कर रहे थे। सारे लोग वहीं पर थे। अजय ने आओ देखा ना ताओ सीधा गोलियां चलानी शुरू कर दी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। तब तक अजय ने 5 गोलियां चला दी थी, अपने भाई, उसकी पत्नी और उसके बेटे पर, और बहन और उसके बेटे पर। सामने 5 लाशें गिरी पड़ी थी। पूरा परिवार एक साथ खत्म कर दिया था अजय ने, और एक गोली बची थी रिवॉल्वर में। अजय की माँ एकटक होकर यह सब कुछ देख रही थी। इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि वह कुछ भी समझ ही नहीं पाई। थोड़ा कुछ समझ में आने पर वह चिल्लाने लगी, अजय, यह तूने क्या कर दिया? तूने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। यह क्या कर दिया? और वह जोर जोर से रोने लगी। अजय ने बोला, घबराओ मत माँ, तुम्हें बहुत घमंड था ना अपने धन दौलत पर। तुम्हारे इसी अमीरी के घमंड ने ही मेरी पत्नी और बेटे की जान ले ली, और मेरी पत्नी और बेटे की जान जाने का तुम्हें रत्ती भर भी अफसोस नहीं था। पत्नी तो छोड़ो, मेरा बेटा तो तुम्हारा पोता लगता था, लेकिन तुम्हें अपने पोते के जाने का भी दुख नहीं था। चलो, अब तुम्हारा असली नाती पोता, बेटा बेटी, बहू सब चले गए ना, अब अच्छे से दुख मनाओ। और हाँ माँ, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने धन दौलत, जमीन जायदाद का। अब देखो, तुम्हारे अपने में से कोई नहीं रहे तुम्हारे धन दौलत, तुम्हारी संपत्ति को भोगने के लिए। लेकिन घबराओ नहीं, तुम्हें तो मैं इस दुनिया में छोड़कर ही जाऊंगा, यह दिखाने के लिए कि यह सारी धन संपत्ति यहीं पर रह जाती है, कोई इसे लेकर नहीं जाता। तुम अपनी सारी धन संपत्ति को के साथ अकेले रहो और अपने नसीबों को कोसो, क्योंकि तुम्हारी धन संपत्ति भोगने के लिए अब तुम्हारी अपनी संतान में से कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन तुम रहोगी यह सब कुछ देखने के लिए, क्योंकि यह तुम्हारे कर्म है और अपने कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। कहकर अजय ने रिवॉल्वर की 6वीं गोली अपनी कनपट्टी पर लगाकर खुद को गोली मार लिया। और इस तरह से देखते देखते अजय का पूरा परिवार अजय ने खत्म कर दिया, और साथ में खुद को भी। गोलियों की आवाज़ सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए और किसी ने पुलिस को भी सूचना दे दी थी। पुलिस आ चुकी थी। अजय की माँ पागलों की तरह चिल्ला रही थी, अरे, मेरा सारा परिवार एक साथ चला गया। मैं जी कर क्या करूँगी? मैं इस धन संपत्ति का क्या करूँगी? मुझे भी मार दो, मुझे भी गोली मार दो। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं अकेली जिंदा रहकर क्या करूँगी, जब मेरे सामने ही मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। सारा गांव हैरान था कि यह सब कुछ क्या हो गया। देखते देखते एक पूरा परिवार खत्म हो गया, एक पागल औरत की अड़ियलगिरी की वजह से। और वह पागल औरत अब सचमुच में पागल हो चुकी थी। दिन भर गांव में पागलों की तरह घूमती रहती थी। उसके धन संपत्ति को भोगने के लिए कोई नहीं बचा था। किसी को कभी दया आ जाती थी तो उसे कुछ खाने को दे देता, नहीं तो वह भूखी ही इधर उधर भटकती रहती थी। इतनी ज़्यादा धन संपत्ति की मालकिन आज दर दर की ठोकरें खा रही थी, और उसे देखने वाला कोई नहीं था। बस वह एक बात ही बोलती थी, देखो मेरे पास कितनी धन संपत्ति है, कितनी ज़मीन जायदाद है, लेकिन मेरा अपना कोई मेरे पास नहीं है। देखो, मेरे कारण मेरी चिता को तो अग्नि देने के लिए भी कोई नहीं है। और यही सारी बातें बोलकर वह पागलों की तरह सड़क पर घूमती रहती थी। आते जाते लोग भी बोल देते थे, यह सब आपके कर्मों का फल है। दूर दराज के नाते रिश्तेदार उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि उसकी धन संपत्ति पर कब्जा कर सके।